हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और आज जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आज आपका लेक्चर होने वाला है ये बेसिकली है हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर द कंपटीशन। मीन्स अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के लिए जो आपकी इंग्लिश है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो। एनडीए की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी को सेट करना है और फिर आपको उस पर अपना 100% देना है। मीन्स जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो चीज़ें आपको वहाँ पर देनी है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा कि जैसे सपोज करो आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बैंक में इंग्लिश क्या आती है, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एसएससी में इंग्लिश कैसे आती है, या एनडीए या सीडीएस या स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें इंग्लिश कैसे आती है, यही बेसिकली मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अटेंटिव होके इस सिलेबस को समझना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम इनके सिलेबस को समझते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें बेसिकली जो सिलेबस को कैटेगराइज किया गया है वो कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अब चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप एनडीए दोगे या सीडीएस दोगे, बैंक दोगे, एसएससी दोगे या स्टेट एग्ज़ाम्स आप दोगे, वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ओके, बट ये होता है लेवल इनका क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। एनडीए सीडीएस का लेवल अलग होगा, बैंकिंग का अलग होगा, एसएससी का आपका अलग होगा, जो स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं उनका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका ग्रामर। क्या? ग्रामर। ये सबको पता है। और ग्रामर में भी 2 पार्ट्स आते हैं। कितने पार्ट? 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो इसमें आता है वो आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसा कि हमें पता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ वेरी गुड, 8 और +1। अब ये +1 में कौन है? +1 में याद रखना आर्टिकल्स है। क्या? आर्टिकल्स। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन। ये आपके टोटल क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रामर में। ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करें, ये तो हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। तो सेकंड पार्ट में जो आता है वो आता है टेंसेस। क्या आता है? टेंसेस। इसके बाद मॉडल्स, इसके बाद वॉइसेस। क्या आता है? वॉइसेस। और इसके बाद जो आता है वो आपका नरेशन आता है। क्या? नरेशंस। ओके, इनका भी रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सिलेबस का जो अगर सेकंड हम पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। इसमें एक जो आता है वो आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या आता है? पैराग्राफ में आपको एक पैसेज दिया जाएगा,
उस पैसेज को आपको क्या करना है, रीड करना है। और रीड करने के बाद उसके जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो सिनोनिम्स के हों या एंटोनिम्स के हों या फिलर्स के हों, वो आपको क्या करना है, उसको वहाँ पे करना पड़ता है। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आता है फिलर्स। क्या आता है, फिलर्स, या इसी को एक नाम से हम और भी जानते हैं, क्लोज टेस्ट। क्या, क्लोज टेस्ट। ओके, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, इसमें से सिस्टमैटिक तरीके से कुछ वर्ड्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद आपको क्या करना होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उनको आपको फिल करना होता है। ये ऑप्शंस किसी भी टाइप से आ सकते हैं आपके सामने, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आ सकते हैं, हो सकता है आर्टिकल आपको भरना हो सकता है आपको प्रपोजिशन भरना हो सकता है कोई नाउन भरना हो सकता है आपको कोई एडजेक्टिव भरना हो। वो हम आगे पीछे जो टर्म्स होते हैं ना, उनको देख के हम फिलअप करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, फिलर्स, या जिसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। ये भी एक पैराग्राफ होता है, बट इसमें क्या होता है, कुछ सिस्टमैटिक तरीके से वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके बाद अगले पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगला जो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पैराजंबल, पैराजंबल्स, या इसी को एक नाम से और भी एसएससी बुलाती है, PQRS। इसमें क्या होता है, सेम याद रखना, ये भी पैराग्राफ ही होता है। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि उस पैराग्राफ का जो ऑर्डर होता है ना, वो क्या कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है। मीन्स जहाँ फर्स्ट सेंटेंस आना चाहिए वहाँ पे पता चलेगा 5th दिया गया है, जहाँ पे 3rd आना चाहिए वहाँ पे पता चला 4th दिया गया है। तो उनको क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको उन्हें प्रॉपर तरीके से क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके अगले पोर्शन पे हम जाते हैं। इसका जो अगला पोर्शन है वो आपका है वोकैबुलरीज। क्या है, वोकैबुलरीज। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरीज की। बेसिकली जो वोकैबुलरीज होता है ना, इसमें भी अलग अलग पोर्शन आता है। पहला आता है इसमें सिनोनिम्स, इसी का एक पार्ट होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये पहला पोर्शन हो गया। इसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है स्पेलिंग एरर। क्या, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में कुछ नहीं देंगे, वो आपको एक स्पेलिंग दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसकी सही स्पेलिंग कौन सी होगी। या फिर हो सकता है 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से पूछेंगे इनमें से करेक्ट कौन सा है, या 5 ऑप्शंस होंगे उसमें से बोलेंगे इसमें से मिस स्पेल्ड कौन सा है। ये सारी आपको क्या करनी होती है, बतानी होती है स्पेलिंग एरर में। ओके, सो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला जो पोर्शन है ना वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसमें एक कोई सेंटेंस बोला जाएगा और सेंटेंस बोलने के बाद उसका एक वर्ड में आपको क्या देना होता है, आंसर देना होता है। ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वन हु हेट्स विमेन काइंड, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, मिसोगाइनिस्ट। तो मिसोगाइनिस्ट जो होगा उस वन वर्ड का मतलब उस पूरे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो याद रखिएगा ये जो सिलेबस है ना ये हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट्स एग्ज़ाम हो। बट ये चीज़ क्या होता है कि कुछ में किसी का वेटेज ज़्यादा होता है, किसी में किसी का वेटेज कम होता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक के एग्ज़ाम्स में अगर हम वेटेज देखें तो कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके,
क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बैंक में कॉम्प्रिहेंशन से ही आते हैं। उसके बाद जब आप एसएससी मेंस में जाओगे ना, तो यहाँ पे जो वेटेज होता है ना, लगभग सबका बराबर ही हो जाता है। ग्रामर का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, वोकेबलरीज का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो याद रखना, ये बेसिक चीज़ है, इतना चीज़ हमें तो पता ही होना चाहिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब यहाँ पे एक चीज़ में आपको सीखना है कि इस सेक्शन को हम इम्प्रूव कैसे करें। हमारे पास कोई ऐसा ट्रिक है, हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि ये जो हमारा इंग्लिश है, ये जो हमारी इंग्लिश है, इसको हम इम्प्रूव कैसे करें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को जज करना है। क्या करना आपको? अपने आप को जज करना है। अब वो जज कैसे करना है, तो आप इसको एक मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूं। देखो, 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। ओके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश होती है लगभग 30% सही। कितना? 30%। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश होता है 50% सही। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश होती है लगभग 70% सही। अब सपोज करो आपके क्लास में ये 3 टाइप के बच्चे हैं, या हमारे सोसाइटी में 3 टाइप के बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों को इक्वल तरीके से वर्कआउट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका जो पढ़ने का तरीका होगा ना, वो अलग होगा, और इसका जो पढ़ने का तरीका होगा वो अलग होना चाहिए, और इसकी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ओके, अगर ये 1 आवर्स पढ़ रहा है, 1 आवर पढ़ रहा है, तो इसको कम से कम 2 आवर्स या 3 आवर्स पढ़ना है, और इसे कम से कम 5 to 6 आवर्स पढ़ना है। नॉर्मल सी बात है, ये नहीं कि अगर जो बंदा 70% वाला है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ये कहने के लिए होते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ, जब भी आप पढ़ा करो ना, तो आपकी जो स्टडी होनी चाहिए, अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि जो आपकी स्टडी होनी चाहिए ना, वो बेसिकली डीप स्टडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो एक बार में ही समझ में आ जाए। मीन्स आपको जो फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए वो आपके स्टडी पे ही होना चाहिए, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप बाहर की चीज़ों के मतलब बाहर की चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें, आपको मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, आपको एकदम शांत इन्वायरमेंट में पढ़ना है। अब उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। यही आपकी क्या होती है? डीप स्टडी होती है। ऐसा माना जाता है कि आप 10 घंटे पढ़ो और आपकी स्टडी डीप ना हो, और कैसी हो? सैलो हो। सैलो स्टडी भी होती है, याद रखना। सैलो स्टडी में क्या होता है? लोग मोबाइल साइड में रख लेंगे और उसके बाद स्टडी करेंगे, पता चलेगा मैसेज आ रहा है, मम्मी बुला रही हैं, बच्चों की आवाज़ आ रही है, और बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पता चला टीवी चल रहा है, पता चला किसी दोस्त का कॉल आ गया, अब वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और या फिर पढ़ रहे हैं तो उनका माइंड जो है ना वहाँ पे नहीं है। किस पे? अपने टॉपिक्स के ऊपर। उनका जो माइंड है ना वो टॉपिक से क्या है? हटके है। तो वो जो स्टडी है ना वो सैलो स्टडी है। सैलो स्टडी मतलब ऊपर की चीज़ें वो कर रहे हैं, उनके माइंड में सारी चीज़ें जा नहीं रही। तो ऐसे आप 10 नहीं 15 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, इसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन वो आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए? डीप स्टडी होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि जो बच्चा जिसका 70% इंग्लिश सही है उसे डीप ही स्टडी पढ़ना है, 1 to 2 आवर्स सफिशियंट है। लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ा क्या जाए एक्चुअली में। इसके बाद 50% वाले को कम से कम 3 to 4 आवर्स देना है, और जो 30% वाला है कम से कम 5 to 6 आवर्स इसको डेली देना है। और इसमें भी उसको क्या करना है? डीप स्टडी करना है। डीप स्टडी तीनों के लिए है। सैलो स्टडी हम तो किसी को नहीं एडवाइस करेंगे, या किसी को हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि बेटा आप सैलो स्टडी करो, क्योंकि इसका कोई प्रॉफिट होता नहीं, बस टाइम वेस्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 30% वाले बच्चे के बाद। देखो
30% वाले बच्चे को क्या करना है, इसे इंग्लिश की बुक उठानी है। कौन सी? क्लास 3rd to 6th। आप जब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से मिलते हो या आप किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से आप बात करते हो ना, तो आप देखना उनका थोड़ा सा बात करने का तरीका अलग होता है, उनका उठने बैठने का तरीका अलग होता है। सो इसके लिए क्या चीज़ हेल्प करती उन्हें हेल्प ये करती हैं कि उनकी जो इंग्लिश की बुक होती है ना, और उनका जो पढ़ने का तरीका होता है कुछ वो अलग टाइप से होता है। सो आप कभी भी याद रखना, इंग्लिश मीडियम की आप 3rd क्लास की बुक उठाना, या 4th क्लास की, या 5th क्लास की, या 6th क्लास की आप बुक उठाना और उसको क्या करना, पढ़ना। अब उनके पास 2 टाइप की बुक्स होती हैं। एक तो याद रखना उनका रीडिंग बुक होता है। कौन सा होता है? रीडिंग बुक होता है। और एक उनका ग्रामर का होता है। क्या होता है? एक रीडिंग होता है और एक ग्रामर का होता है। आपको क्या करना है, चैप्टर्स को रीड करना है। जैसे पहले आपने 3rd क्लास की बुक आपने उठाई रीडिंग की, आप उसको रीड करना स्टार्ट किए। अब सपोज करिए आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो। अब कोई आप स्टोरी रीड कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज ऐसी आती हैं ना जो आपको नहीं पता होती हैं। तो आपको क्या करना, पेंसिल से उसको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद उसकी मीनिंग को वहीं लिख देना है। अलग से मीनिंग नहीं लिखना कहीं दूसरी जगह, नहीं, उसी बुक में ही आपको क्या करना, अंडरलाइन करके लिख देना है। ऐसे ऐसे जो आप करोगे ना तो धीरे 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 करके आपकी वोकैबुलरीज क्या हो जाएंगी, बिल्डअप हो जाएंगी, बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाएंगी। और एक चीज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि अगर जिस भी बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है उसका लगभग हर एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को वो पढ़ता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इम्प्रूव होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश को हमें फंक्शनल लेवल पर पढ़ना चाहिए। किस लेवल पर? फंक्शनल लेवल पर। रीजन, क्योंकि कहीं पे किसी वर्ड का कुछ अलग अर्थ निकलता है और कहीं पे किसी वर्ड का कुछ अलग अर्थ निकलता है। तो ये चीज़ इंप्रूव तभी होगी जब आपकी वोकैबुलरीज बहुत अच्छी होंगी। और वो वोकैबुलरीज कैसे इंप्रूव होंगी? रीडिंग करने से। आप बच्चों की बुक रीड करिए, लगभग उसको आप जब पढ़ोगे ना तो आपको एक इंटरेस्ट भी आता है, आपको मज़ा आता है। और आपको जब मज़ा आता है ना तो आप चीज़ वही करते हो। ऐसा होता है या नहीं होता? जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वही तो करते हो, या फिर वो चीज़ें करते हो जो आपको बुरी लगती? नहीं, बिल्कुल। हमारे माइंड का यही एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस करता है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, मज़ा मिलता है। जहाँ सज़ा मिलता है वहाँ फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये मज़ा आपको तभी आएगा जब आप चीज़ों को पढ़ोगे और चीज़ें समझ में आएंगी। जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना तो हमारा माइंड क्या होता है, डाइवर्ट होने लगता है, थकावट सी आने लगती है, हम उसके बाद उसको लीव कर देते हैं, हम कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल सी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी क्योंकि छोटे बच्चों की हैं। उसके साथ में उनकी एक बुक और आती है ग्रामर की। ग्रामर में बहुत ही बेसिक रूल्स होते हैं, आप जब उसको पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ ग्रामर से भी आप अपने ग्रामर को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और ये किसके लिए है, जिनकी इंग्लिश पे कमांड कितना परसेंट है, 30% है। इसके बाद बात करते हैं 50% वाले स्टूडेंट्स के लिए। इन्हें क्या करना है, क्लास 6th to 8th सेम केस, रीडिंग बुक पढ़ना है। और इन्हीं बच्चों की एक क्या आती है, ग्रामर की भी बुक आती है। क्या? एक ग्रामर की भी बुक आती है। वही सेम मेथड इनको भी चूज करना है कि मतलब स्टोरी रीड करना है। स्टोरी रीड करने के बाद फिर उसमें से जो मीनिंग नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद फिर उसकी मीनिंग को समझना, फिर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद बात करते हैं 70% वाले बच्चों की। इन्हें क्या करना है, ये जरा थोड़ा सा देख लें। इन्हें बेसिकली क्या करना है, न्यूज़पेपर, कोई एक पेपर आपको उठाना है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, या फिर आप मैगजीन पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ में आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस पेपर लगाना है बस। क्या करना है, प्रैक्टिस
पेपर लगाना है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि बेटा आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी पहले से ही है। 70% का मतलब समझते हो ना कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और 100 क्वेश्चन में से आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, और आप जब पहले से सही हो ना तो आपको फालतू की चीज़ों में फंसना ही नहीं है। फालतू का मतलब ये हो गया कि आप बेसिक क्लास पढ़ रहे हो, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, तो क्या प्रॉफिट है उसका? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके सॉल्यूशंस को आप सर्च करिए, अपने टीचर से पूछिए, या फिर उसको आप जो भी बुक दिया गया उसमें उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? अडॉप्ट करनी है। ये किसके लिए है? 70% वाले बच्चों के लिए है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो ना, तो उस लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है वो किसका होता है? वोकैबुलरीज का होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा अपना रोल आपको बताने जा रहा हूँ। अपना रोल क्या है? देखो, समझना। आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा। कुछ टीचर्स बोलते हैं न्यूज़पेपर मत पढ़ो, कुछ टीचर्स ऐसा भी बोलते हैं मैगजीन्स मत पढ़ो, ये फालतू का टाइम वेस्टिंग है, या ऐसा वैसा, हम आपको वोकैब की इतनी सीट दे देंगे, आप ये वोकैब की सीट पढ़ो, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जी देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसको अडॉप्ट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको अगर कोई बेटर रास्ता मिल रहा है तो आप बेटा उसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना, हमेशा यहाँ की सुना करो, ओके? क्योंकि अगर आप यहाँ की सुनोगे ना तो फिर आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ की बात मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही प्यार से समझना। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। अब उसके लिए क्या जरूरी है? कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन आया, बैंक का आप एग्जाम दे रहे हो और कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आया, 15 से 20 क्वेश्चन उसमें से पूछा उन्होंने, अब पता चला आप कर ही नहीं पा रहे हो, या जो भी 10-15 जैसा भी उनका क्वेश्चन था नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम ये लेवल, आपकी जो थिंकिंग लेवल है ना, ये पता कैसे इंप्रूव होगी? ये इंप्रूव होगी रीडिंग से, और कोई तरीका है ही नहीं। वोकैब रटने से कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं कि आप कोई चीज़ रट लिए, हम आपको ये सीक्रेट दे दिए, ये मंत्र दे दिए और आप पढ़े और आपको सारी चीज़ें याद हो गई। याद रखना, अभी तक जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उनका बस एक ही सीक्रेट होता है कि उनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। महीने में 2 बुक्स 3 बुक्स, आप बिल गेट्स को उठा के देख लेना, लगभग उनका 1 ईयर में 50 to 50 बुक्स पढ़ने का रिकॉर्ड होता है। क्योंकि आप जितनी चीज़ें पढ़ते हो ना, आपका जो थिंकिंग लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो देखो, अब मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ इस वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए। आपको पता होगा एक बुक के बारे में बेटा, जिसका नाम क्या है? नॉर्मन लुइस। क्या नाम है बेटा इस बुक का? नॉर्मन लुइस। ये जो बुक है ना बेटा, वो बेसिकली टोटली जो बेस्ड है वो एटमोलॉजी पर बेस है। किस पे? एटमोलॉजी पर बेस्ड है। ये पूरी जो बुक है वो किस पे बेस्ड है? एटमोलॉजी। अब यहाँ एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, एटमोलॉजी का मतलब होता है, इसमें रूट वर्ड के थ्रू चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, इसमें प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? इसमें प्रीफिक्स होता है, इसमें सफिक्स होता है। इसके मेथड से इस बुक को पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि पर्टिकुलर अगर आपके सामने कोई रूट वर्ड आ रहा है, जैसे एक वर्ड आ रहा है पॉली, तो पॉली का मतलब क्या है? ओके, ये एक तरीके से याद रखना, ये आपका प्रीफिक्स है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। अगर सपोज करो पान आ रहा है, तो पान का मतलब क्या होता है। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे लॉजी आ रहा है, तो लॉजी का मतलब क्या होता है। साइड आ रहा है, तो साइड का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ों के थ्रू इसको क्या किया गया है, इस बुक को अच्छे से समझाया गया है। तो इस बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उस चैप्टर्स को मैंने क्या किया है, पूरा कंप्लीट किया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और उसमें सारी चीज़ें इसी के थ्रू समझाई गई हैं, एटमोलॉजी के थ्रू। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, आपको चैप्टर वाइज सारे लेक्चर जो हैं वो मिल जाएंगे, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरीज को क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। और जब आपकी वोकैबुलरीज बिल्डअप हो जाएंगी ना,
तो नॉर्मल सी बात है इंग्लिश आपको क्या लगेगा, थोड़ा इजी लगेगा। मीन्स एक समय ऐसा आएगा कि इंग्लिश बहुत इजी आपको लगने लगेगी। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बेटा अपने दिल की सुना करो। जो चीज़ें आपको समझ में आए ना आप वही किया करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपने मूवी कौन सी देखी होगी, 3 इडियट्स। ओके, तो मूवी आप लोगों ने देखी और समझदार हो ही। सो अब मैं इसी के साथ इस क्लास को क्या करता हूँ, रिज्यूम करता हूँ। और इस पर थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मे गॉड ब्लेस यू।